जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। हमारा नया दिन स्टार्ट हो चुका है और हम काम पे निकल चुके हैं। अब जिस दिन हमारा ऑफ होगा उस दिन मैं आप लोगों को कहीं अपने साथ घुमाने फिराने वाली जगह पे लेके जाऊंगा और आपको मैं खूबसूरत चीज़ें भी यहाँ की दिखाऊंगा। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक ये है। अच्छा, व्लॉग जो है वो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हमारा एक कंटेंट है कि मैं यहाँ कैसे आया, उसका क्या पूरा प्रोसेस था और वो कैसे चीज़ें मैंने अप्लाई की और किस तरह हमें लोग मिलते हैं जिनके थ्रू हमें अप्लाई करना होता है। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं, जो सबसे ज़्यादा वीज़ास चल रहे थे, केयरिंग का वीज़ा, मुझे भी इसमें से एक वीज़ा मिला, शेफ़ का वीज़ा भी था, केयरिंग का भी था, उसके बाद आईटी के वीज़े भी थे। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो थी वो केयरिंग के वीज़े की उस टाइम, क्योंकि उस टाइम एक हवा चल रही थी केयरिंग वीज़ास की, तो उस पर मैंने भी ट्राई की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे भी सक्सेस मिल गई और मैं भी यहाँ पे पहुँच गया। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इसका तरीका बता दूंगा कि आपने किस तरह करना है। अभी भी आपको वीज़ास मिल रहे हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऑथेंटिक बंदा मिलता है तो, अदरवाइज ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है। मेरे ख्याल में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ मुमकिन है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने बेसिकली अपना को बंदा ऐसा ढूंढना है जो आपको ओरिजिनल वर्क परमिट अरेंज करके दे। यही सबसे बड़ी बात है कि आपने वो बंदा ढूंढना कैसे है। अच्छा, अब आपके कुछ लिंक्स भी हैं, अपने फैमिली लिंक्स भी हैं और आपके कुछ अहलो अवाब दोस्त वगैरह भी ऐसे होंगे जो बाहर हैं, जैसे उनमें से जैसे मैं एक। तो आप पूछ सकते हैं कि हम कौन सी कंपनी में अप्लाई करें, उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है जो हम लोग बना देते हैं, वेरी सिंपल होती हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, अगर तो आपका भाईजान जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां से अगर आपका दाना पानी खत्म हो गया है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको वहां पे नहीं रोक सकती। ये सबसे पहला यकीन है कि अगर अल्लाह पाक ने आपका रिज्क कहीं और लिख दिया है तो आप वहां पे नहीं खाएंगे। अगर लिखा गया है कि आप 1 महीने बाद वहां तक अपना क्या कहते हैं उसको, 1 महीने तक अगर आपका वहां पे दाना पानी लिखा है ना तो आप वो खाएंगे, अदरवाइज आप वहां से चले जाएंगे। कहीं और लिखा होगा तो आप वहां खाएंगे। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि ज्यादा चीजें मैटर ये भी कर रही होती हैं कि आपके नसीब में क्या लिखा है और अल्लाह पाक ने आपके लिए बेहतर क्या लिखा हुआ है। सम टाइम हम पूरी तगोदो कर रहे होते हैं कि यार हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, और एंड पे हम कहते हैं यार ये देखो क्या हो गया, हमारा काम नहीं हुआ। उसमें अल्लाह पाक की रजामंदी होती है और वो जो अल्लाह पाक ने आपके लिए अगला प्लान रखा होता है ना वो सबसे बेहतर होता है। पहले ये मेन चीजें थी। उससे अगली चीज मैं आपको बताता चलूं, आपने करना क्या, बेसिकली आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेनी है कि कौन सी कंपनीज रिलायबल है, कहां पे आप अप्लाई करें और किन कंपनीज का नाम जो है वो ज्यादा अच्छा चल रहा है। ठीक है, उसमें से आप सर्च पे आए, सर्च पे आके उस कंट्री के अंदर आप देखें कि कौन सी कंपनीज अच्छी हैं, कौन से नाम ज़्यादा चल रहे हैं। वो आपको सारी रैंकिंग भी दिखा देता है। जब आप गूगल पे किसी कंपनी जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप एक मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, तो ऑब्वियसली आप हॉस्पिटल लिस्ट में जाएंगे, आप देखेंगे कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है, किस हॉस्पिटल कैटेगरी में आपको फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे, उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे आप अकॉर्डिंगली। ऑब्वियसली अब आप एक अच्छे शेफ हैं तो आप हॉस्पिटल फील्ड में तो नहीं ना देखेंगे। तो इस तरह ये बेसिक चीज़ें जो हैं ये तो आपको पता है। ठीक है, कि आपने सर्च क्या करनी है। सर्च वो करनी है जिस चीज़ के बारे में आप माहिर हैं। अब कुछ लोग हैं जिनके पास ओपन फील्ड है, ठीक है जी, कुछ लोग आते हैं जिनके पास ओपन फील्ड होती है। ओपन फील्ड वाले कहते हैं कि हम कहीं भी एडजस्ट कर जाते हैं, उसमें कोई भी मसला नहीं आता। आप ओपन फील्ड रख के चल लें, उसमें भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे केयरिंग की एक फील्ड थी, आईटी एक ज़रा हट की चीज़ हो जाती है,
ये मोबाइल रिपेयरिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सेल्स में आपको बता रहा हूँ, इस तरह की कई फील्ड्स ऐसी हैं जो ओपन फील्ड्स कहलाती हैं और जिसमें आप लोग इजीली किसी भी फील्ड के अंदर जंप इन कर सकते हैं। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि क्या आया मैं ये काम कर सकता हूँ, फिर उसकी इंफॉर्मेशन लेके उसको स्टार्ट करें। ठीक है जी। अच्छा, पहला स्टेप आपका क्या हो गया कि आपने अच्छी कंपनी देख ली कि जो कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छी कंपनी है, क्या किसकी क्या रेटिंग है। फिर उसके बारे में आप सोर्स इकट्ठे करने शुरू करेंगे। जैसे आपके कुछ अहलो अहबाब हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था मैं भी हूँ, आप उनको चेक करें, उनसे रब्ता करें, वो आपको बताएंगे हाँ जी ये चीज़ यहाँ पे ऑथेंटिक है। उसमें फिर नेक्स्ट स्टेप ये आ जाता है कि उसमें डॉक्यूमेंटेशन होनी तैयार शुरू हो जाती है कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपने वो चीज़ें तैयार कर लेनी है, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपने वो चीज़ें तैयार कर लेनी होती हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, एक सेकंड दे दे मुझे। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपकी 3 तरह की डॉक्यूमेंटेशंस हैं जिस अगर आप केयरिंग में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दूसरी फील्ड्स में जाते हैं तो वो लोग हमारे पास हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किससे रब्ता करना है, किस फील्ड के लिए। एज इन केयरिंग पे मैं आया था तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा सकता हूँ कि आपने क्या करना है। वो मैं आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपने किस तरह करनी है। ठीक है। अच्छा, 2 चीज़ें अब ऐसी हैं जिनमें आपने वो चीज़ें देखनी है। वो 2 चीज़ें ऐसी हैं, एक कि जब आप ऑल्दो हमारे थ्रू भी आप काम कराएं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, काम आपका हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमने भी किसी से ही कहना है। ठीक है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे। काम होते हैं, काम आप करेंगे, आपका भी होगा। वसीला बनता है इंसान हर एक के लिए। अच्छा, तो आपके 3 डॉक्यूमेंट सिर्फ चाहिए होते हैं इस केयरिंग वीज़ा के लिए। इसके अलावा चौथा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। फर्स्ट आपका टीबी टेस्ट होता है, सेकंड आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, चौथा आपका कॉस होता है जो आपको यहाँ से आपका एम्प्लॉयर निकाल के देता है, एम्प्लॉय। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी होती हैं बेसिकली जो उनको चाहिए होती हैं। चौथी कोई भी आप अगर चीज़ लगाते हैं तो वो आपकी मर्जी है, एडिशनल। अगर उन्होंने नहीं मांगी हुई तो ना लगाएं, बेहतर वही है जो वो मांगते हैं वो लगा दें। और बाकी बात होती है नसीब की। अगर आपके नसीब में चीज़ें लिखी होती हैं उसमें आप जाएंगे सिंपली। जब आप पहले यहाँ पे आप अपने एम्प्लॉय को कहेंगे कि वो आपका कॉस्ट निकाले, जैसे ही आपका वो निकल आएगा उसके बाद आप उसमें उसको वहाँ पे अपना बाकी 2 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो लेंगे। जाके आप अपना सिंपल VFS ग्लोबल के अंदर जाके आप अपना केस जमा करा देंगे। जैसे ही आप केस जमा कराएंगे विद इन 1 और 2 वीक्स आपको इसका रिस्पॉन्स आ जाता है और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। जैसे मैंने किया था, मेरा भी आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा मज़े की बात ये थी कि फिर मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद का स्टेप मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको BRP मिलता है, कैसे आपको बाकी चीज़ें मिलती हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा। वो एक उसके बाद का प्रोसेस है। पहले वीज़ा स्टिकर हुआ, वो पासपोर्ट पे लग गया, वो कोई इमिग्रेशन में मसला नहीं आया, कोई चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल था क्योंकि काम जेन्युइन था। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी जेन्युइन थी, काम जेन्युइन था, इसलिए किसी किस्म की भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और इसी तरह जब आप एक अच्छे और ठीक चीज़ पे आते हैं ना तो आपको चीज़ों से परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ऑल दो के इमिग्रेशन को भी पता होता है कि ये कंपनी अच्छी है, स्टेटस अच्छा है, वो आपसे उसके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं करते। ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी 2 चीज़ें कि आपने कैसे कैसे कॉस्ट लेटर लेना है, उसके बाद जमा कहाँ पे करवाना है। फिर उसकी फ़ीस आ जाती है जी। वो आप फीस, क्योंकि वेरिएशन आती रहती है, कई दफ़ा वो आप प्रायोरिटी सर्विस ले लेते हैं, उसके अलग पैसे होते हैं। अगर आप सिंपल केस जमा करा रहे होते हैं उसके अलग पैसे होते हैं, तो इसका वेरिएशन आ रहा होता है। अच्छा जी, तो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे VFS के अंदर, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें, 2 वीक्स के अंदर आपका जवाब आ जाएगा और इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग के ही आएगा। क्योंकि इस केयरिंग फील्ड के अंदर 99% की रेशो रही है कि लोगों को
मिल रहा है अभी भी स्टिल। जो लोग परेशान हैं, यस, सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट बंद हुआ है, आपका केयरिंग का वीज़ा बंद नहीं हुआ, डिपेंडेंट्स के वीज़े बंद हुए हैं। कई मेरे जानने वाले हैं जो अभी भी आ रहे हैं, और डिपेंडेंट उनके साथ नहीं आ सकते। डिपेंडेंट्स जी 5 साल बाद ही आएंगे। जो भी शादीशुदा हैं वो ये सोच के आए कि डिपेंडेंट्स उनके 5 साल बाद आएंगे। वो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि उनको बुला लें केयरिंग वीज़े के ऊपर, ठीक है। और आगे ये थोड़ी मजीद सख्तियाँ कर रहे हैं कि ये जो आपका पे रेट है, ये एंड ऑफ द ईयर आपकी जो सैलरी है वो 38-40,000 के करीब होगी, तब आप अपने डिपेंडेंट्स बुला सकते हैं, अदरवाइज नहीं बुला सकते। ऑब्वियसली जब आपकी इतनी अच्छी जॉब होगी जिसमें आप 38-40,000 कमा रहे होंगे, तब आप अपनी फैमिली को सपोर्ट भी यहाँ कर सकेंगे, क्योंकि ये चीज़ें देखते हैं कि क्या आप रेंट दे सकते हैं, क्या आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं जब वो आई हो। उसके बाद फिर ये आपको बुलाने की इजाज़त देते हैं। अब इन्होंने ये सख्ती यहाँ पे कर दी है थोड़ी सी। चले जी, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन केयरिंग वीज़े की मैंने दे दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।